हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर दो लेसन्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे। नीट एग्ज़ाम, आरपीवीटी, आईसीआर, जेट, बीएचयू एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हम फटाफट से छोटे छोटे फेज़ में फटाफट से हर एक चैप्टर का बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, ठीक है। तो दोस्तों, ये नोट्स हैं। अगर आपको इनका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे सीधा या फिर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर सीधा भी मुझे मैसेज करके बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर लिख के सीधा आप बायोमोलिक्यूल लिखना है, आपको पॉलीमर लिखना है और नोट्स लिखना है। तीन चीज़ आपको लिख के बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, नोट्स सीधा लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सीधा मिल जाएंगे ये नोट्स भी, ठीक है। तो दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, जैव तंत्र अजैविक परमाणुओं एवं अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आगे है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक तत्व हैं। इनके अलावा भी वसा और जो विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं वो भी हमारे आवश्यक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, CxH2O का होल वाई, ठीक है। सभी प्रकार का सूत्र CxH2O का होल वाई दर्शाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे आपके पास आप सामने उदाहरण है एसिटिक अम्ल, ये उसी को फॉलो करता है, C2O2H4, ठीक है, लेकिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो बस कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ये होता है, लेकिन जो ये सूत्र दर्शाए वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन में एम्स में पहले काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है, रेमनोज C5H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट ही है। देखो, ये उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। उसके बाद स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेटों को शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सभी सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दूध में पाई जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा या लैक्टोज कहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सैकेराइड कहा जाता है। सैकेरोन का अर्थ होता है शर्करा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से तीन तरह से हमारे को प्राप्त हो सकते हैं सैकेराइड्स। एक मोनोसैकेराइड हमें प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा ओलिगोसैकेराइड प्राप्त हो सकते हैं, और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसमें केवल एक इकाई होगी, ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से 10 इकाइयाँ हो सकती है मोनोसैकेराइड की, और पॉलीसैकेराइड जिसमें 2 से ज़्यादा भी होगी। अब ओलिगोसैकेराइड में जिसमें 2 इकाई होगी उसको डाइसैकेराइड बोल देंगे, 3 होगी उसको ट्राई, 4 होगी उसको टेट्रा, बाकी का आप समझ ही रहे हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिवीजन करने से पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ ले जरूर। अगर किसी का ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो चाहे मेरे ही नोट्स, ये जो नोट्स हैं इन्हीं नोट्सों को चाहे एक बार अच्छे से पढ़े, लेकिन रिवीजन तभी काम में आता है जब आपका ये लेसन पहले से पढ़ा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद अगला है, या फिर इसको अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मोनोसैकेराइड आपके ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, गैलेक्टोज होता है, राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में यही पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। एक डाइसैकेराइड का ऑप्शन होगा, एक पॉलीसैकेराइड का ऑप्शन भी हो सकता है, एक मोनोसैकेराइड का होगा, आपको मोनोसैकेराइड पर टिक लगाना है। तो मोनोसैकेराइड यही होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होता है, यानी इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि जो OH जो समूह है आपका, ये एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक एल्डिहाइड और कीटोन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है ओलिगोसैकेराइड, 2, 3, 4 वाला मैंने बता दिया आपको। पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में आपके लैक्टोज, आपका एक तो लैक्टोज आ जाएगा, एक सुक्रोज आ जाएगा, एक माल्टोज आ जाएगा, ठीक है, जो फेमस है ज़्यादा। उसके बाद पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में आपके सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद आदि सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं, स्टार्च से, ठीक है। उसके बाद है, पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। क्या? पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। गोंद आप जानते ही हो स्वाद में कैसा होता है, अतः इन्हें अशर्करा भी कह सकते हैं। पॉलीसैकेराइड को क्या कह सकते हैं? अशर्करा भी कहा जा सकता है। उसके बाद है, कार्बोहाइड्रेट को अपचायी व अनपचायी शर्कराओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी किसका अपचयन हो जाता है उसे अपचायी शर्करा, और जिसका अपचयन नहीं हो, जिसका रिडक्शन ना हो, उसे अनपचायी शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि कौन सी अपचाई होती है और कौन सी अनपचाई होती है, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है। तो देखिए, जो फेलिंग व्हील कौन सी रिड्यूसिंग होगी और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होगी, वो देखिए फेलिंग और टोलन अभिकरण, ठीक है। अगर इनको अपचायित कर देती हैं तो वो अपचायी शर्करा कहलाती है, और मोनोसैकेराइड सभी, चाहे वो एल्डोज हो चाहे कीटोज वाली हो, वो अपचायी शर्करा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है, यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड अपचायी समूह है,
जो एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर वो बंध से बंधित हो जाए तो वो अनपचाई शर्करा कहलाती है। जैसे सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में 2 एकल इकाइयाँ होती है आपकी, एक ग्लूकोज होती है, एक फ्रक्टोज होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो एल्डिहाइड और जो कीटोनिक समूह है ये एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है सुक्रोज में, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक जो समूह होते हैं वो मुक्त रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये अपचायी शर्करा नहीं कहलाती है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, अगली बात है इसमें, यदि क्रियात्मक समूह बंधित ना हो तो उससे अपचायी शर्करा कहते हैं, जिसे माल्टोज और लैक्टोज में सा सीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर या तो एल्डिहाइडिक समूह जो होगा या कीटोनिक जो समूह होगा वो आपको फ्री रूप में प्रेजेंट मिलेगा। अगली बात है ग्लूकोज, यदि प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में यह मिलता है, यह मीठे फलों जैसे शहद में उपस्थित होता है। पके हुए फल अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अंगूर होता है, अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सभी फलों में फ्रक्टोज पाई जाती है शर्करा, लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें आपको ग्लूकोज मिलेगी। ठीक है, और में भी हो सकती है, लेकिन ग्लूकोज इसका फेमस उदाहरण है। अब देखिए आपका सुक्रोज है, सुक्रोज के जल अपघटन से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगी। अब आपको याद करने का तरीका भी थोड़ी देर में बता दूंगा कि सुक्रोज को कैसे, एक शानदार सी ट्रिक है उसके आधार पर। ठीक है, उस अगली है यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर अगर आपको ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से अगर प्राप्त करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको स्टार्च का जल अपघटन कर देना है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के समथिंग होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें टेम्परेचर होना चाहिए, 2 से 3 ATM दाब होना चाहिए। तो सारे के सारे इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद है देखो ग्लूकोज, आपके पास जो ये ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज से आप क्या क्या कर सकते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, आप सब लोगों को पता है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मेनली जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। और ये अगर HCN से अगर आपकी रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर क्या कर देगा, जो आपका पहला समूह है उस पर CN जोड़ देगा। अगर आप इसको HI से रिएक्शन करवाते हो तो ये N हेक्सेन में सीधी कार्बन, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला में ये आपको इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद अगर आपको इसको NH2OH से अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह ये यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके ब्रोमीन जल से अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर करके और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद देखिए ये आपकी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर आप सही रूप में लिखोगे, ग्लूकोज का अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो ग्लूकोज का सही नाम होता है D+ ग्लूकोज नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहते हैं और इसमें मुख्य जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है, कीटोन होता है। देखो इसमें कीटोन 2 नंबर पे है और ग्लूकोज भी आपने देखा था कि जो एल्डिहाइड है वो आपके कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे था। ठीक है, तो वहाँ पर दरअसल यही होता है कि जो उसका 1 नंबर वाला जो कार्बन है और इसका 2 नंबर वाला जो कार्बन है वो एक दूसरे से C1C2 बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी वजह से सुक्रोज जो होती है वो आपकी अनपचायी शर्करा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड आपके पास आ गए, ये 3 डाइसेक्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैंने बताया था। डाइसेक्राइड को अगर आप तोड़ोगे तो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ बनेगी। अब ये जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ हैं, ठीक है, अब ये जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ हैं, ये मोनोसेक्राइड इकाइयाँ हैं। अब इन मोनोसेक्राइड इकाइयाँ कैसे कैसे बनेगी तो देखिए पहले बता देता हूँ। सुक्रोज है, माल्टोज और लैक्टोज है। इनको देखो, लैक्टोज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, लैक्टोज स्पेलिंग स्टार्ट करूँगा तो इसकी M हो जाएगी और इसकी सुक्रोज की S आ जाएगी। अब आप ABCD के हिसाब से ट्रिक बताता हूँ। ABCD के हिसाब से पहले L आएगा, फिर M आएगा, फिर S आएगा। देखिए लैक्टोज है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ग्लूकोज तीनों में ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला है माल्टोज, यानी MGG, यानी आप ट्रिक बना लीजिए कि माँ को जीजी पसंद है। ठीक है, या घर की जो बड़ी लेडी होती है उसको माजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माजी कहा जाता है। तो MGG माजी। ओके, माल्टोज का हो गया। अब उसके बाद देखिए लैक्टोज है, तो इसमें अगर यहाँ पर L आ रहा है और यहाँ पर S आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर F आ रहा है और यहाँ पर G आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर अगर ये छोटा है, L छोटा है पहले आ गया तो इधर बड़ा आएगा। अगर L छोटा है तो G बड़ा आएगा, S बड़ा है तो उसके साथ F छोटा आएगा। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। या सुक्रोज को आप ऐसे लिख सकते हो, सुक्रोज को लिख लीजिए सर। ठीक है, सर की ग्लूकोज को G और फ्रक्टोज को F है, सर की GF है। इससे याद हो जाएगा, सुक्रोज से क्या याद हो जाएगा, सर की GF है। और सबसे एक ही बचेगा लास्ट में, गैलेक्टोज बचेगा। तो गैलेक्टोज को आप देख सकते हो कि सुक्रोज में आपका फ्रक्टोज आ गया, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ गया, माल्टोज में माजी आ गई, तो आपके लैक्टोज में एक ही बचा, कौन सा बचा, गैलेक्टोज बचा। तो गैलेक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिमाइंड करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसका।
आगे है सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। बताया था अभी सुक्रोज में कौन सा पाया जाता है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, माल्टोज में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक होता है और लैक्टोज में भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से माल्टोज और जो आपका लैक्टोज है ये आपके अपचायी शर्करा कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है फ्री रूप में, जबकि उसमें बॉन्डेड हो जाता है। ठीक है, आगे है माल्टोज और लैक्टोज एक अपचायी शर्करा है। अगली नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉलीसेकेराइड में असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती है जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ अगर आपस में जुड़ी होगी तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आपका समझ आ रही है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आगे बात कर लेते हैं, स्टार्च पौधों में संग्रहित मुख्य पॉलीसेकेराइड है। ये मनुष्य के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। याद रखना, स्टार्च किसका बहुलक है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। और ये दो घटकों एमिलोस और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है स्टार्च। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज विशिष्ट रूप से केवल पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ भी यही है। ठीक है, उसके बाद है प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है और पादपों में सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। प्राणियों में किस, मनुष्य में या जो प्राणी हैं उनमें, जीव जंतु है उनमें किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधों में किसमें, सेलुलोज के रूप में प्रेजेंट होता है। इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन के समान होती है तथा इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। प्राणी स्टार्च किसको कहा जाता है, ग्लाइकोजन को कहा जाता है। ये यकृत, लीवर, मांसपेशियों और मस्तिष्क, ब्रेन में, मसल्स और ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है, वहाँ पर संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट पदार्थों में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन जीव जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक जैव अणु है, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रोटीन दूध में प्रेजेंट होता है, पनीर में भी होता है, दाल में होता है, मूंगफली, मछली, मांस में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है। आगे है प्रोटीन जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी आपसे ये कहा जाए कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कौन सा पोषक है, तो वो है आपका कौन सा है, प्रोटीन है। अगर आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अगर सबके ऑप्शन दे रखे हो तो कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। क्योंकि देखिए सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया सारे के सारे ये नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लाइसिन सबसे इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड है और ये एमिनो एसिड के जो सामान्य एमिनो एसिड के जो सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, बताऊंगा अभी कैसे होता है। ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, देखिए सामान्य जो एमिनो एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है और हाइड्रोजन की जगह चेंज होती रहती है। किसकी जगह, सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, इस आर की जगह चेंज होती रहती है, हाइड्रोजन ऐसा कैसे, यानी ये तीनों चीज़ें ऐसी कैसी रहेगी और आर की जगह बार बार चेंज होती रहती है, आर की जगह कोई भी सभी समूह आके जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए अब जो आपका ग्लाइसिन होता है दरअसल उस ग्लाइसिन में क्या होता है कि आपका यहाँ पर आर की जगह भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो ग्लाइसिन होता है वो आपका प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है। प्रकाशिक समावयवता के लिए जो किरेल के अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन 4 अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए या 4 अलग अलग यौगिकों से किसी से भी जुड़ा हुआ, लेकिन चारों ग्रुप जो उसके चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 ये चारों ग्रुप कैसे होने, डिफरेंट होनी चाहिए। सब में ये चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं क्योंकि 3 तो सेम होते हैं और एक आर की जगह चेंज होती रहती है तो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ग्लाइसिन में इस हाइड्रोजन के बराबर ही आपका क्या होता है, ग्लाइसिन में हाइड्रोजन के बराबर ही आपका आर होता है। ठीक है, एच यहाँ भी एच और यहाँ पर भी एच, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है, बल्कि सारे के सारे अमीनो एसिड चाहे वो आवश्यक हो चाहे अनावश्यक हो, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। आगे देखो, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो एसिड ही प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से कैसे एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संख्या में 20 से 21, मॉडर्न के हिसाब से 21 है और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 20 है। तो आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा एग्जाम में, और एग्जाम में आया हुआ भी है, ऑप्शन में 20 आंसर था। ठीक है, या तो आपको एग्जाम में 20 ही मिलेगा या 21 ही miलेगा। दोस्तों अगर 21 और 20 अगर दोनों कभी आपको मिले तो आपको आंसर राइट आंसर 21 करके आना है, क्योंकि अब 21 हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो जो एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक थी, न्यू बुक का अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक थी उसमें 20 ही दिए गए थे। अब न्यू जो आई है उसमें 21 हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो कौन सा आंसर होगा जो भी है।
अगला है आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल की हम बात कर लेते हैं। वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, यानी जो हमें बाहर से लेने ही लेने पड़ेंगे, जिनको भोजन से लेना आवश्यक है, ये संख्या में 10 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब मैं इनकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। इनकी ट्रिक लिख लीजिए आप, PVTTIMHALL, PVT टिम होल। अब आप इन सबसे मैच कर लीजिए, सारे के सारे इनका फर्स्ट लेटर लिया गया है। जैसे पी का ले लिया, फेनिल एनेलिन ले लिया, वी का वेलिन ले लिया, ठीक है। ऐसे सबका एक एक वर्ड लिया गया। टी का ट्रिप्टोफैन ले लिया, एच का हिस्टिडीन ले लिया, ठीक है। ऐसे सबका एक आइसोल्यूसिन ले लिया, सबका लिया गया है। और इस तरह से ये सारे के सारे कितने हो गए? 10 आवश्यक एमिनो एसिड हो गए। क्या क्या है? PVT टिम होल। दोबारा से लिख देता हूँ, PVTTIMHALL। इसकी मैं ट्रिक यूट्यूब पे अलग से डाल दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। अभी और मैक्सिमम बच्चों को क्या इसकी ट्रिक पता भी होती है, तो इतनी वो भी नहीं है और याद कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद आगे है अनावश्यक। अब जो 21 एमिनो एसिड है उनमें से जो नहीं है, जो मतलब जो आपके आवश्यक नहीं थे, वो सारे सारे किस में आ जाएंगे? अनावश्यक। और अनावश्यक हमारे शरीर में पहले से संश्लेषित रहते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें आता है आपका ग्लाइसिन, एलिनिन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलीन, ठीक है। आगे देखिए, सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। इनमें किरेल कार्बन किरेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अपवाद आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में अभी भी बताया था कि जितने भी सारे के सारे अमीनो एसिड होंगे उसमें COOH समूह प्रेजेंट होगा, NH2 समूह प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर कोई एक समूह आएगा और वो सब में अलग अलग होता है, लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है? वो हाइड्रोजन होता है और ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए प्रकाशिक समावयवता तो नहीं दर्शा सकता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, ग्लाइसिन प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता है क्योंकि इसके किरेल के अंदर अनुपस्थित होता है और ये प्रकाशिक अक्रिय होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और एमिनो समूहों के मध्य बनता है और जिसकी स्ट्रक्चर आपके कुछ इस तरह से होती है, CONH, एक एक वैलेंसी फ्री होती है। यहाँ पर अगला आगे NH जुड़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगला CO आके जुड़ जाएगा। ऐसे इनकी आगे चलती रहती है। प्रोटीन की 4 तरह की संरचनाएं होती है जो आपके NCERT में साफ साफ दे रखी है। प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर वो खाली जगह इसलिए रख रखी है कि आप लोग खुद इसको फील कर सकें। यहाँ पर आपको बस इसमें इतना ही करना है कि प्राथमिक जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा संयोजक बॉन्ड होता है। द्वितीय संरचना में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। आपको इतना सा याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो बात कर लेते हैं, जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे ताप में परिवर्तन, जब प्राकृतिक प्रोटीन में रासायनिक परिवर्तन करते हैं जैसे pH में परिवर्तन, तो हाइड्रोजन बंध में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण गोलिका खुल जाती है और हेलिक्स अकुंडित हो जाते हैं। प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यानी प्रोटीन टूट जाती है, टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जो उसके बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। विकृतीकरण से प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती है, परंतु प्राथमिक संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वही बॉन्ड टूटते हैं जो वीक बॉन्ड होते हैं। प्राथमिक संरचना में कोई वीक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन, दही का जमना। जैसे ही अंडे को उबालते हैं तो अंदर का जो लिक्विड होता है वो पूरा का पूरा कैसे हो जाता है? जम जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंजाइम एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। माल्टेज, जैसे माल्टेज है तो ये आपको माल्टोज को तोड़ के रख देगा, ठीक है। माल्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। सुक्रोज से क्या क्या बनते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या क्या बनते हैं सुक्रोज से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज से क्या क्या बनते हैं? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। याद है? ओके। आगे है, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं जिससे अभिकारक जल्दी ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा को कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक अणु उत्पाद में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं और फटाफट से उत्पाद में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। आगे है विटामिन। वे विशिष्ट सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म संख्या में आवश्यकता होती है, इनकी कमी होने पर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना कैसे होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, संख्या में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, या हार्मोन की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करते हैं। ध्यान रखना। विटामिन 2 प्रकार के
बताए गए हैं, एक जल में विलय और एक जल में अविलय यानी वसा में विलय। एक जल में विलय और दूसरा किस में विलय, वसा में विलय। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वसा में विलय पर कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो वसा में विलय विटामिन होते हैं AD EK। ठीक है, या इसको कुछ लोग ट्रिक्स के लिए ऐसे भी यूज़ करते हैं KEDA, जिसको बोलेंगे कीड़ा। क्या बोलेंगे, कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। आपकी जैसी मर्जी, वैसे आप याद कर सकते हो। बता दिया है AD EK होता है, BC को छोड़ के सारे के सारे इसी में आते हैं। अगला है जल में विलय। तो जल में विलय आपके B और C आते हैं। इन्हें शरीर में संचित नहीं कर सकते क्योंकि जल में विलय होते हैं तो ये हमारे पसीने के रूप में या फिर जैसे मूत्र विसर्जन के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। जल में विलय होते हैं तो जल के साथ संगठित हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगला है क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ विसर्जित हो जाते हैं। आगे आगे लाइन हुई, विटामिन B12 को शरीर में संचित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, NCERT की लाइन है। विटामिन B12 को शरीर में क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। आपके NCERT में दे रखा है ये सब कुछ। अगला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कोशिका के नाभिक में, नाभिक यानी केंद्रक में जो प्रेजेंट कण होते हैं जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, पेरेंट के लक्षण संतति में जाते हैं, वो कण क्या कहलाते हैं, आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहलाते हैं। DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA RNA से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है आप सब लोगों को। DNA है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजनी सार से ये बनता है। डिऑक्सी राइबो शर्करा से और फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी सार से मिलकर बना होता है। RNA है वो राइबोज शर्करा से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजनी सार से मिलकर बनता है। यानी RNA में राइबोज सुगर होते हैं और DNA में डिऑक्सी राइबोज सुगर होती है। बस फर्क इतना ही होता है। नाइट्रोजनी बेस दोनों में सेम होते हैं, यानी सेम का मतलब है कि दोनों में नाइट्रोजनी बेस भी प्रेजेंट होंगे और फॉस्फेट समूह भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो नाइट्रोजनी बेस है वो दोनों में 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। 3 तो कॉमन होते हैं और एक होता है जो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। देखो, इसमें एडेनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। यहाँ पर जो ये थाइमिन है वो थाइमिन आपके RNA में नहीं पाया जाएगा। RNA में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल। यानी दोनों में जो डिफरेंट है वो थाइमिन और यूरेसिल का ही है। DNA में थाइमिन आएगा और RNA में यूरेसिल आएगा। अब सर इसको कैसे याद रखें, कन्फ्यूज होता है। थाइमिन को T से लिखोगे, यूरेसिल को U से लिखोगे, राइट है। अब DNA D के साथ T आएगा, यानी DNA D पहले आया तो T भी पहले आएगा। ABCD में D पहले आता है तो T भी पहले आता है, और ABCD में R बाद में आता है तो U भी बाद में आएगा। अपनी अपनी ट्रिक होती है, कोई कैसे भी बना सकता है। ठीक है, आगे है DNA कम क्रियाशील होता है लेकिन अधिक स्थायी होता है। DNA क्या होता है, कम क्रियाशील होता है लेकिन अधिक स्थायी होता है। RNA अधिक क्रियाशील होता है जबकि कम स्थायी होता है। यही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो DNA को आनुवांशिक पदार्थ बताता है और RNA को बोलता है कि आप आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो। ठीक है, बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी अच्छा डिस्कस दिया हुआ है इसका। आगे है DNA आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहण करता है और RNA आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है। ये इसके सपोर्ट में था, RNA के सपोर्ट में यही पॉइंट था कि RNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जा सके, क्योंकि पहले के टाइम पे DNA से पहले प्रोटीन के जस्ट बाद RNA को और RNA के जस्ट बाद आपके DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। DNA में उत्परिवर्तन बहुत कम होता है। ये भी DNA के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए DNA को आपका आनुवांशिक पदार्थ कहा गया। एक तो ये पॉइंट था और एक अधिक स्थायी के कारण था, कम क्रियाशील अधिक स्थायी के कारण। RNA में उत्परिवर्तन तुलनात्मक रूप से तीव्र गति से होता है। DNA से RNA निर्माण ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और RNA से DNA का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। याद रखना, DNA से RNA का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन RNA से अगर प्रोटीन का निर्माण करना हो, क्या किसका करना हो, प्रोटीन का निर्माण, लास्ट में RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन, जिसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, याद रखना। आगे है, देखो 2 पॉइंट है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड।
यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है। देखो आपको इसके वर्ड पे ही जाना है और कहीं नहीं जाना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको केवल इसके वर्ड पे जाना है और कहीं भी नहीं जाना है। न्यूक्लियोसाइड है तो साइड को कैसे लिखूंगा, SIDE साइड, और टाइड को कैसे लिखूंगा, TIDE टाइड। आप एक चीज़, साइड का मतलब एक किनारे पे होना, और किनारे पे कौन होंगे, जो कम लोग होंगे वो कहाँ होंगे, किनारे पे होंगे। और टाइड का मतलब बिल्कुल मजबूत, टाइट, टाइट का मतलब टाइट, टाइट यानी बिल्कुल मजबूती से। तो मजबूती से कौन होंगे, जो ज़्यादा लोग होंगे वही मजबूती से होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में ज़्यादा पाए जाते हैं और न्यूक्लियोसाइड में कम पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में आपके पेंटोस शर्करा और क्या होती है, नाइट्रोजनी सार होती है। क्या होती है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी सार। जबकि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या क्या होता है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट। यानी टाइड तो ज़्यादा होंगे तो नाइट्रोजनी सार के साथ क्या क्या होता है, फॉस्फेट। यानी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में किसका डिफरेंस होता है, फॉस्फेट समूह का। यानी मैं कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो है, इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट समूह अगर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फॉस्फेट समूह अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आगे बात करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। कौन से द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अगला है, दो नाइट्रोजनी सार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अभी बताएंगे किस किस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किस में कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना 10 नाइट्रोजनी सार युग्म होती है जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डेड से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी सार के मध्य कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य 3 बॉन्ड, थायमिन और एडेनिन के मध्य 2 बॉन्ड। अगर ये आरएनए की बात की जाए तो थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल। तो यूरेसिल और एडेनिन के मध्य कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। समझ गए। आपने देखा होगा डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है, कुछ इस तरह की आपने स्ट्रक्चर देखी है। उस स्ट्रक्चर में यहाँ पर बीच बीच में से ऐसे लगे होते हैं, A डबल बॉन्ड, T, G ट्रिपल बॉन्ड, C। तो ये जो ये बीच में जो ये बॉन्ड है, यही बॉन्ड कौन से आपके, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। आगे है डीएनए के कुंडलन का जो व्यास है, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ये वाला, ठीक है। ये वाली जो इसका ये व्यास है, ये वाला, ये व्यास आपका कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कि द्विकुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। आरएनए यानी 2 सार युग्मों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4, क्योंकि एक पूरे कुंडलन में यहाँ से लेके यहाँ तक के में 10 नाइट्रोजनी सार होते हैं। तो एक के मध्य कितनी होगी, 2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 10 का भाग लगाएंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आगे है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बायोलॉजी में इसका काफ़ी डिटेल से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। यहाँ पर अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। rRNA बहुत से रूपों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना बस। और जो mRNA होता है स्पेशली यही प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। यानी प्रोटीन में मेनली जो पार्टीशन होता है mRNA का ही होता है। डीएनए अंगुली छापन अपराधी की पहचान, पैतृकता का पता करने और अनुवांशिक रोग में पता करने के काम में आती है। नेक्स्ट लेसन देखिए, आपका बहुलक वाला लेसन आ गया है, ठीक है। बहुलक यानी पॉली। देखिए हमने बायोमोलिक्यूल में ज़्यादा टाइम इसलिए लिया है थोड़ा सा कि बायोमोलिक्यूल आपके केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी के भी कई क्वेश्चन आपके राइट करवा देगा, ठीक है। इसलिए बायोमोलिक्यूल को तो जितना अच्छे से पढ़ सको उतना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये 2 जगह आपके काम में आएगा। एक क्वेश्चन अगर मान लो आपके बायोलॉजी में आता है, एक केमिस्ट्री में आता है, तो 2 क्वेश्चनों का सीधा फायदा होगा आपको, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल से वैसे केमिस्ट्री में ही 2-2 क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है बायोमोलिक्यूल से। आगे है पॉलीमर आपका। पॉलीमर में हम बात कर लेते हैं कि पॉलीमर क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। पॉलीमर एक तो वृहद अणु का मतलब बहुत बड़ा अणु होता है और अति उच्च द्रव्यमान, यानी इनका 10⁻³ से 10⁻⁷ तक इनका द्रव्यमान होता है। और पुनरावर्त संरचनात्मक इकाई होती है जो एक लग से प्राप्त होती है, यानी एक के बाद एक इकाई जुड़ती जाती है, ठीक है। जैसे अपन उनकी बात कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वैसा इनमें भी सीन वही सेम होता है, ठीक है। आगे है बहुलकों का वर्गीकरण। तो बहुलकों के वर्गीकरण की हम बात करें तो एकलक इकाई के आधार पे इनमें बहुत से डिफरेंट टाइप होंगे। किस किस टाइप के आधार पे होते हैं, तो एकलक इकाई के आधार पे अगर हम बात करें तो 2 तरह की एकलक इकाइयाँ हो सकती है। या तो एक समान एकलक इकाइयाँ हो, उनकी पुनरावृत्ति से तो एथेन से क्या बन जाती है, पॉलीथीन बनती है। और सहबहुलक का मतलब है असमान एकलक इकाइयाँ, जैसे इसमें बहुत सारी एथीन, ऊपर वाले में क्या थी, बहुत सारी एथीन थी, तो एथीन से हमने देखा कि एथीन से ही सारी की सारी पॉलीथीन बन गई। लेकिन सहबहुलक होगा उसमें जैसे हेक्सामेथिलीन डायमीन हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, जिससे नाइलॉन 66 आपका बन गया है, ठीक है। तो ये इसमें हेक्सामेथिलीन डायमीन अलग है और एडिपिक एसिड अलग है। अब बात करते हैं स्रोत के आधार पर।
तो स्रोत के आधार पे अगर हम बात करें, पहला था एकलक इकाई के आधार पे, तो समबहुलक और सहबहुलक हो गया, आपको दोनों में समझ में आ गया। समबहुलक जो है, समबहुलक में एकलक इकाइयाँ सारी समान होगी, सहबहुलक होगा उसमें सारी एकलक इकाइयाँ क्या होगी, जो भी एकलक इकाइयाँ होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर या तो आपको प्राकृतिक मिल जाए या पूर्णतः मानव निर्मित मिल जाए, या ऐसा हो कि कुछ प्राकृतिक हो और कुछ मानव निर्मित हो। ठीक है, तो प्राकृतिक है उसमें आपका सेलुलोज, ग्लूकोज और स्टार्च, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बहुलकीय हैं। उसके बाद अर्ध संश्लेषित की बात करें तो सेलुलोज एसीटेट, एसीटेट मानव निर्मित, सेलुलोज प्राकृतिक, सेलुलोज प्राकृतिक और नाइट्रेट मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिश्रण होती है। अब पूर्णतः मानव निर्मित तो ये आपके पीवीसी हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पान हो गया। ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद बात कर लेते हैं संरचना के आधार पे। तो इनकी संरचना कैसी होती है, जैसे किसी की संरचना बिल्कुल सीधी रेखा में हो सकती है, किसी की इससे शाखित हो सकती है और किसी की एक जाल के रूप में हो सकती है, नेट के रूप में हो सकती है। जो रेखीय होती है वो आपकी HDP होती है, पॉलीथीन टाइप वाली जो होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है, PVC होती है आपके, और शाखित जो होती है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। और उसके बाद आपकी त्रिविम होती है वो बेकेलाइट होती है। बेकेलाइट आपके जो घर के जो स्विच बने हुए होते हैं, बिजली वाले जो स्विच बने होते हैं वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है, अभी बेकेलाइट के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेकेलाइट वाला। आगे है बहुलकीकरण के आधार पे। किसके आधार पे, बहुलकीकरण के आधार पे। तो एक तो योगज होता है, श्रृंखलावर्ती बहुलक, एक संघनन पदवर्ती बहुलक होता है। तो इसमें कोई भी अणु या परमाणु बाहर नहीं निकलता है, कोई भी अणु या परमाणु बाहर नहीं निकलता है। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था पॉलीथीन, जो आपकी एथीन थी, जो आपकी एथीन थी, एथीन दूसरी एथीन के साथ मिलकर पॉलीथीन बना रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई बाहर नहीं निकला, कोई जल का अणु बाहर नहीं निकला, कोई ऑक्सीजन का अणु, कोई CO2 का अणु, कोई एमीन अणु, कोई है NH2 अणु, कोई सा भी अणु बाहर नहीं निकला था। जबकि आपकी जो संघनन पदवर्ती बहुलक जो है, इसमें छोटे छोटे अणु जैसे जल हो गया आपका, जल के साथ साथ आपके जैसे NH2 हो गया, CO2 हो गया आदि अणु बाहर निकलते हैं नाइलॉन 66 में। जैसे अभी थोड़ी देर बाद नाइलॉन 66 का पूरा कंप्लीट रूप दिखाऊंगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अंतराण्विक बलों के आधार पे, जिसमें किसी में दुर्बल बल हो सकते हैं, किसी में हार्ड बल होंगे, उनके आधार पे। ठीक है, तो अंतराण्विक बल है तो इसमें एक तो होता है प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ है, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित होते हैं और ये रबर की तरह ठोस होते हैं, जैसे आइसोप्रीन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ब्यूना S और ब्यूना N हो गया। ठीक है, आगे है रेसे। रेसों में प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे पॉलीएमाइड हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, टेरिलीन हो गया, नाइलॉन 66 हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ताप दृढ़ बहुलक और ताप सुगठ्ठे बहुलक। तो ताप दृढ़ जो होते हैं ये ताप के द्वारा आकृति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। आप ताप इनको मतलब जला के या इनका टेम्परेचर हाई करके इनकी आकृति में एक बार जो इनकी स्ट्रक्चर बन गई उसमें आप फिर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। बेकेलाइट होता है, आपने देखा होगा घर पे जो स्विच होते हैं वो स्विच आसानी से जलते नहीं है, ब्लैक होकर रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कितना टेम्परेचर उनको दे लो वो कभी भी पिघलते नहीं हैं। एक होते हैं ताप सुगट्टे, ताप दे के आपको उनका बदल सकते हो। जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन को जैसे थोड़े बहुत जलाते हैं एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आगे है जिसमें भी एमाइड और एस्टर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटी सी ट्रिक मान सकते हो आप इसे। जिसमें भी एमाइड और एस्टर आता है वो सभी के सभी कैसे होते हैं, संघनन बहुलक होते हैं। कैसे बहुलक होते हैं, संघनन बहुलक होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे ये देखिए नाइलॉन 66 है, इसमें एमाइड आता है। इन देखो इन सारों के सारे जितने भी हैं इनमें एमाइड और एस्टर नहीं है, इसलिए संघनन बहुलक नहीं है। जबकि नाइलॉन 66 में कैसा होता है, एमाइड होता है। तो ये यहाँ पर सीधा हेक्सामेथिलीन डायमीन जो था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्राकृतिक रबर का समपक्ष रूप क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि विपक्ष रूप अक्रिस्टलीय ठोस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्राकृतिक जो रबर होता है, नेचुरल जो रबर होता है उसका समपक्ष शिश रूप, यानी समपक्ष का मतलब होता है शिश रूप क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जो ट्रांस रूप होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो अक्रिस्टलीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर नरम व चिपचिपा हो जाता है, निम्न ताप पर तनन सामर्थ्यता कम हो जाती है तथा ध्रुवित विलायकों में घुलनशील होता है और यह वातावरण में नमी अवशोषित कर लेता है। इन कमियों को पूरा करने के लिए ही इसका वल्कनीकरण किया जाता है, जिसके लिए सल्फर मिलाते हैं, जिससे रबर की कठोरता बढ़ती है। इस विधि को क्या बोलते हैं, रबर का वल्कनीकरण। और यहाँ पर डेल्टा एस क्या होती है, डेल्टा एस यहाँ पर नेगेटिव होती है। डेल्टा एस क्या होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रबर का वल्कनीकरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सल्फर का। और वहाँ पर जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, एंट्रोपी घटती है, नेगेटिव होती है। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्न घनत्व पॉलीथीन। क्या निम्न घनत्व पॉलीथीन,
तो यह है, इसका निर्माण 350 से 570 केल्विन ताप और 1000 से 2000 एटीएम ताप पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है। एलडीपी रासायनिक रूप से अक्रिय व विद्युत की कुचालक होती है। कैसे होती है? रासायनिक रूप से अक्रिय होती है और विद्युत की कैसे होती है? कुचालक होती है, और ये लचीली भी होती है, लचीली भी होती है। एचडीबी हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है आपकी 6 से 7 एटीएम दाब होना चाहिए, यानी दाब भी इससे कम होगा। एलडीपी से दाब भी एचडीपी में कम होता है और ताप भी कम होता है, ताप भी कम होता है। और इसमें उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, उसमें कैसा लिया जाता है? एलडीपी में आपका पेरोक्साइड काम में लिया जाता है, जबकि एचडीपी में कौन लिया जाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। जिगलर नाटा का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, जिगलर नाटा का फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके सामने फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम के साथ 3 एल्किल समूह प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इथाइल समूह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एचडीपी का निर्माण होता है। यह अक्रिय होती है, कठोर होती है और विद्युत की सुचालक होती है। देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहीं आएगा, ये भी अक्रिय होती है और ये भी अक्रिय होती है, लेकिन ये विद्युत की सुचालक होती है और ये विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, एक में एलडीपी में पेरोक्साइड लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, एचडीपी में जिगलर नाटा उत्प्रेरक लिया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मिलके ब्यूना एस बनाते हैं। ब्यूना एस का उपयोग पेट्रोल टैंक बनाने में किया जाता है। उसके बाद संश्लेषित रबरों का उपयोग वाहनों के पट्टे बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? संश्लेषित रबरों का प्रयोग वाहनों के पट्टे बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो टायर वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। आगे है, अब आपके सामने एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, कोई सा भी जेट एग्जाम दे लो, आईसीआर, बीएचयू, नीट, जेई, कोई सा पेपर दे लो, एक क्वेश्चन इस चार्ट से फिक्स आने वाला है। ये आपके 10 से 12 हैं, केवल आपके 12 दे रखे हैं और यही लास्ट आपका पॉइंट है। और इस 10 में 12 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आने वाला है। इस सारणी को ऐसे समझ लो कि नहीं समझ में आती तो सीधा रटना है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सबके जो है मैक्सिमम तो आपको याद ही है। ये बेकेलाइट है, ये इसकी एक अलग जो इकाई होती है बेकेलाइट की, फिनोल और क्या होती है? फॉर्मेल्डिहाइड होती है। क्या होती है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड होती है। इससे क्या बनते हैं? पेन, कंघी और स्विच बनते हैं। पेन भी बनते हैं, कंघे भी बनते हैं और स्विच भी बनते हैं। ठीक है, आगे है ब्यूनाएस, अभी पढ़ा था, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन जिसको संश्लेषित रबर भी कहते हैं। आगे नाइलॉन 66 पॉलीएमाइड है, हेक्सामेथिलीन, डायमीन और एडिपिक एसिड संश्लेषित रहस्य बनते हैं इससे। आगे है टेरिलीन जो पॉलीएस्टर है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड जो है इसे संश्लेषित रहस्य बनते हैं। आगे है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो होता है वो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन से बनता है और जंगरोधी नॉन इलास्टिक बर्तन बनते हैं इससे। आगे है पॉलीथीन, पॉलीथीन जो होती है वो एथीन इसकी एक अलग इकाई होती है और फिल्म, बैग, पाइप, कंटेनर आदि से बनाए जाते हैं। आगे है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है वो है विनाइल क्लोराइड, इसकी एक अलग इकाई होती है और ये विद्युत की कुचालक होती है और जल रोधी वस्त्र बनाने में काम में किया जाता है। पीवीसी के पाइप आते हैं। आगे है पॉलीस्टाइरिन, तो इसकी एक अलग इकाई होती है वो स्टाइरिन होती है और प्लास्टिक फोम इससे निर्माण किया जाता है। आगे है पान, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको ऑर्लोन भी बोलते हैं और इसकी जो एक अलग इकाई होती है वो होती है एक्रिलोनाइट्राइल, संश्लेषित वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। आगे है प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम जो रबर होता है उन दोनों में देखिए आप उनके नाम से क्लियर कर सकते हो। प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन बोलते हैं और जो संश्लेषित रबर होता है उसको नियोप्रीन बोलते हैं। तो आइसोप्रीन यानी जहाँ पर वही CH3 समूह अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो आइसोप्रीन आएगा और जिसमें आइसो, क्योंकि आइसो समूह की तरह तो दिखाई दे रहा है ऐसा वाला, ये आइसो समूह की तरह दिखाई दे रहा है और जिसमें CH3 की जगह क्लोरीन हो वह आपका कैसा होता है? कृत्रिम रबर होता है। यानी सेम सारे के सारे सेम हो वो प्राकृतिक है और जिसमें एक डिफरेंट समूह आ गया वो कैसा हो गया? आपका कृत्रिम हो गया। ठीक है, आपको दे ही रखा है उपयोग किस किस में करते हैं। और सबसे लास्ट है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 है कैप्रोलैक्टम जिससे संश्लेषित रबर वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से बता देता हूँ, प्राकृतिक रबर और कृत्रिम रबर। पान इम्पोर्टेंट है, पीवीसी इम्पोर्टेंट है, पीवीसी, पॉलीथीन और टेफ्लॉन इम्पोर्टेंट है और नाइलॉन 66 इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बेकेलाइट इम्पोर्टेंट है। बस यही 5 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके 2 लेसन जो मैंने बताए, इन दोनों लेसन्स के आपके कंप्लीट, इन्हीं को अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो आपके नीट, जेई, जेट, आईसीआर, बीएचयू
RPVT, जितने भी साइंस के केमिस्ट्री के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इन 2 लेसनों से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे यहीं से कंप्लीट आपके हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का क्विक रीजन का फटाफट से बना दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।